सेक्शन 18 यानी 13 अनुच्छेद 372 जो आपके तुम कहते हैं ना कि 1950 के पहले कानून खत्म हो गए पर 272 उसको वापस सुरक्षित कर रहा है। ये जजमेंट अभी लेटेस्ट आया है नागालैंड में। अरे अंदर मत घुसो आप लोग। 13 का मैं लिखित ऑर्डर यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का 7ABC। ए मतलब ब्रिटिश इंडिया, बी मतलब इंडियन स्टेट जो राजा महाराजा रहते थे, सी ट्राइबल एरिया जहाँ पे ट्रीटी और एग्रीमेंट हुआ, कहा है कि ग्राम सभा को मानना होगा तो ही यहाँ एग्जीक्यूटिव पावर रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। अगर ऐसा है एग्जीक्यूटिव पावर, आदरणीय महोदय मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, आप राजपत्र दिखा दीजिए शेड्यूल एरिया में आपको एग्जीक्यूटिव पावर मिला है। राजपत्र बराबर है ना महेश सर? बराबर है। अनुसार आप जो है अनुच्छेद 260 फॉरेन जुडिशियल एक्ट में आपका वैलिडिटी दिया, वैलिडिटी एक्ट ऑफ डन कि अगर ये ग्राम सभा को नहीं मानते तो इनका वैलिडिटी यहाँ से समाप्त होगा। संविधान के अनुच्छेद 260 के अनुसार कार्य नहीं करके संविधान एक में लिखा है कि भारत अर्थात राज्यों का शब्द, और उसमें 3 का में लिखा है अधिक किए गए भूखे बोलना पड़ रहा है, इसके साथ पिवट है। कार्यपालिक न्यायपालिक विधायिका अगर नहीं मान रहे हो ग्राम सभा तो आप कार्यपालिक न्यायपालिका विधायिका समाप्त कर हमारी ग्राम सभा को आप सब छोड़ दीजिए और आप यहाँ से, है ना, ये निवेदन है कि आपके कार्य क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र अंतर्गत जो कि भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत 244 के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के शासन और नियंत्रण को संदर्भित करते हैं, जबकि आपको एग्जीक्यूटिव पावर ये आरटीआई हमने आपके कलेक्टरेट में जीवन पांडव ने डाली थी और पिंटू भाई ने कि एग्जीक्यूटिव पावर का विस्तार अनुसूचित क्षेत्र में हुआ है कि नहीं हुआ, तो इन्होंने साफ लिख के दिया, इस बारे में हमको जानकारी नहीं है, तो आप जमीन अधिग्रहण कैसे कर सकते हैं महोदय? साफ लिख के दिया है। तो और फिर अनुच्छेद 19 में यह भी है कि जहाँ एक भी आदिवासी रहता है वहाँ विद्यमान विधि काम करती है। विद्यमान विधि जहाँ काम करती है वहाँ तो राष्ट्रपति ने लिखा है 163 की कोई भी बात आपने तो शपथ दिया है कि मैं यूनियन संघ की शपथ लेता हूँ, तो फिर आप आदिवासी फिर किस प्रकार से ये काम कर रहे हैं? मुझे सारा चीज समझ नहीं आ रहा। सदियों से ब्रिटिश शासन जनजातीय क्षेत्रों में शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 लागू कर स्थानीय कानूनों को अभी भी चुप रहो यार, चुप रहो, भाई मत बोलो। तत्पश्चात इन्हीं जनजातीय क्षेत्रों को भारत शासन अधिनियम 1935 91 और 92 अनुच्छेद 311 के तहत विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है, जिस संरक्षण का पालन आप नहीं कर रहे हैं। आप अगर ब्रिटिश सरकार ने देश छोड़ने के पूर्व उक्त जनजातीय क्षेत्रों की पारंपरिक संपूर्ण कार्यपालिक विधायक और न्यायपालिका व्यवस्था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के भाग 7ABC में करार संधि के साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3) का, जिसमें विधि को बल है, रूढ़ी प्रथा को विधि का बल, विधि मतलब हमको पूरे संविधान का बल है और आप ग्राम सभा को माने के 13(3) का एवं अनुच्छेद 372 में विशेष रूप से विधि का बल प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान लागू होने पूर्व तक ब्रिटिश शासन काल में देश के तमाम जनजातीय क्षेत्रों में भारतीय दंड संहिता 1860 पर एग्जिस्टिंग लॉ बना के लगाया इसके साथ 1860 आईपीसी आपको वही है ना, 1860 धारा 5 जिसमें स्थानीय विधि को प्रभावित नहीं करता। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1898-1973 के अध्याय 1 पैरा 2 ख के तहत सभी तरीके दीवानी और फौजदारी मामलों का न्यायिक प्रत्येक ग्राम स्तर पर स्थानीय पारंपरिक तरीके से होता है। पिछले कुछ महीनों में लगातार भारत के आदिवासी समुदाय द्वारा भेजे जा रहे ज्ञापन द्वारा यह बात उठाई जा रही है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के सेक्शन 7ABC में फॉरेन जुडिशियल एक्ट 1947 के वैलिडिटी एक्ट ऑफ डन के अनुरूप भारत की कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका आदिवासी क्षेत्रों से क्रमशः एक्सक्लूडेड एरिया आंशिक विकसित क्षेत्रों में लगाया जाए, अन्यथा यह क्षेत्र भारत के अधिकारित्व से स्वयं अलग कर लेंगे। देखो ये राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने इसकी अवलोकन किया है और इनका
उन्होंने 12 मई 2012 को एक रिपोर्ट आई है जनजाति की, उसमें लिखा है कि हमको भी समझ नहीं आ रहा है कि जनजाति जो समुदाय है उस पर कौन सा मतलब कानून अप्लाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस देश में दो जनता है। आपका 5 जनवरी 2011 के जजमेंट में कहा है कि इस देश में दो जनता है, एक साधारण है, एक असाधारण है। आपका गैजेट जो निकलता है वो तो असाधारण निकलता है, और तो इस देश में देशेज हैं और एक असाधारण जनता है। उसमें कहा है कि आदिवासी स्पेशल कहा है महोदय कि आदिवासी समुदाय इस देश का जो है रियल ओनर है, और 98 जो है उसमें स्पेशल शब्दों में आक्रमणकारी और अप्रवासी शब्द उपयोग किया है। उन्होंने मार्कंडेय कार्य ने यह भी कहा है कि इनकी इज्जत की जाए, इनकी संरक्षण किया जाए, इनकी जमीन बचाई जाए, इन्हें पेड़, इनकी बकरी, इनकी गाय भैंस को सुरक्षा दी जाए। यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, आप हमारी जमीन ले रहे हैं, तो ये गलत है। जैसा कि ज्ञात है 8 नवंबर 2019 को राज्यपालों के राष्ट्रीय आदिवासी अनुसूचित जनजाति है तो एक सम्मेलन संविधान के अनुच्छेद 244 के प्रावधान 5वीं अनुसूची के पैरा 3 के अनुसार राष्ट्रपति कार्यक्रम में एक बार होता है। विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए महोदय हम ये बताना चाहते हैं कि अंग्रेजों ने देश में 3 तरह की व्यवस्था चलाई थी, जो आपको क्या थे शायद एक जो है यूपीएससी के सिलेबस से हटा दिया गया है, और पीएससी की ब्रिटिश इंडिया जहाँ अंग्रेजी शासन था, संविधान अनुच्छेद 1 का जो भारत है वही है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का सेक्शन 7A, इंडियन स्टेट यानी भारत के राज्य क्षेत्र, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का सेक्शन बी, ट्राइबल एरिया जो 3 है, सेक्शन 7C जो 3 है वो ट्राइबल एरिया आदिवासी क्षेत्र जहां अंग्रेजों ने शासन किया ही नहीं। संविधान अनुच्छेद 1 और 3 में जिन्हें करार संधि जो मैंने आपको बोला, करार संधि टीटी एग्रीमेंट द्वारा आयोजित किया गया, जो कि स्वतंत्र हो चुके थे। आदिवासी क्षेत्रों को 10 साल का राजनीति आरक्षण देकर ये कहकर ब्रिटिश बनाम भारत में मिलाया गया कि फॉरेन जुडिशन एक्ट 1947 द्वारा यह कहकर मिलाया गया कि आदिवासी अभी शासन चलाने के काबिल नहीं है। 10 सालों के लिए आप हमें अनुच्छेद 334 द्वारा 10 साल का राजनीति आरक्षण दे दिए और हम पे राज करेंगे। अब हम जागरूक है ना, तो शासन चला सकते हैं। फैक्ट्री भी लगा लेंगे और सब लगा लेंगे। हमको आपकी फैक्ट्री की जरूरत नहीं है और आपकी नौकरी की भी जरूरत नहीं है। बैग लोग निकाल आरक्षण दीजिए, बदले में हम आपको शैक्षणिक आर्थिक आरक्षण देंगे। ये स्टेटमेंट है महोदय। संविधान आदेश संख्या 26 जो है आपको पार्ट बी स्टेट 1950 में ये जो 5-6 गांव है ये वर्णित है। 52 आप चाहें तो जनजाति कार्यालय के आयुक्त मीडियम उनसे पूछिए, उन्होंने आपको स्टेटमेंट दिया कि 52 गांव अनुसूचित क्षेत्र है। कलेक्टर सर ठीक नहीं बोल रहे हैं। 1950 में संपूर्ण 6 गांव अनुसूचित क्षेत्र में घोषित है। यहाँ आज तक सरकार की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो राजपत्र दिखाए, राजपत्र आप दें, हम आपसे भी मिल जाएंगे। हम राजपत्र दें क्यों दादा, हमको राजपत्र चाहिए। कार्यपालिक शक्ति का विस्तार नहीं हुआ और हुआ है तो प्रूफ टूर पे हमको राजपत्र पेश करें। यहाँ अनुसूचित क्षेत्र जनजाति कार्यपालिक शक्ति का विस्तार अनुसूचित जनजाति में निहित, इसमें पारंपरिक ग्राम सभा सर्वोपरि है और ये वेदांता जजमेंट में कहा है। इसके बाद भी ग्राम सभा का उल्लंघन पारंपरिक, और हर 18 साल का एक लड़का ग्राम सभा का सदस्य है। और जहाँ जो आप बात कर रहे हैं कि ले लिया गया वो लिया, आपके सामने गाँव वालों ने कहा कि कोई साइन किया है तो फर्जी है। अब बोलिए फर्जी के लिए हम आदेश निरस्त करो महोदय। ये जो करार अनुसूचित क्षेत्र वर्सेस भारत शासन अधिकारिता में हुआ है, जिसमें आपकी सरकार की संपूर्ण अधिकारिता वैलिडिटी के साथ हमारे अनुसूचित क्षेत्र में सारी कार्यपालिक शक्ति विधायिका न्यायपालिका कार्यपालिका माध्यम से चल रही, इस व्यवस्था में हमें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एटलीस्ट इवन एसपी साहब, मैंने आपके कार्यालय में ये आरटीआई डलवाई थी पीसी दुनिया के नाम से, उसने कहा है कि शेड्यूल्ड एरिया में एक सीआरपीसी का एक्सटेंशन हुआ है नहीं हुआ, तो इसमें भी ये लिखित में है जनजाति कार्यालय को दी और वहां से आया कि इस बारे में हमको जानकारी नहीं। आईपीसी लगा लोगे तो सीआरपीसी में दंड देगो कैसे, समझ में क्या आ रहा है हमको। अगर आप इसका हमको सारा चीज राजपत्र के माध्यम से दिखाएं। समस्या निम्नलिखित है। रतलाम ग्रामीण के 6 गांव में औद्योगिक निवेश इंटरनेशनल कॉरिडोर आ रहा है। सबसे बड़ी गलती हमसे ये होगी कि हमने कॉरिडोर को हमारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, पर हम इस बार भी इस कॉरिडोर को चैलेंज करेंगे क्योंकि एक ग्राम सभा से इन्होंने अनुमोदन नहीं लिया है। इसीलिए हमारे साथियों को इन्होंने सेडिशन क्या बोला, देशद्रोह बोल के अरेस्ट करवाया था। ये हमारे पास सबूत है और कोर्ट ने बोल दिया कि संविधान की बात करना देशद्रोह नहीं है। फिर आप कैसे देशद्रोह ठोक रहे हैं। तो रतलाम ग्रामीण के जो कॉरिडोर में आ रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा आदिवासी एब्रोजिनल भूरा जो संहिता की धारा 165(6) में स्पेशल मेंशन क्या है, एब्रोजिनल शब्द मतलब मूल निवासी, मूलवासी, मतलब वो कहना क्या चाहते हैं कि इस देश में एक मालिक परिवार है, फिर तो आपको मानना चाहिए, हम तो प्रथम नागरिक है ना इस देश के। फिर गांव में देखिए, बिबड़ोग में 724 यानी कि 724.23, सरवनी खुर्द में 28.660 हेक्टेयर इन हेक्टेयर, साउथून 2.1500, जुलवानिया में आपका 87.030, रामपुरिया में 5.9, पलसोड़ी में
634.523 और दूसरा ये जमीन जा रही है, इसको अविलंब आप रोकें। और इसके बाद और संवाद आ रहे हैं। अब दूसरा सर, 5000 की जनसंख्या में लड़कों ने और वहां के गांव वासियों ने पूरे कपड़े निकाल के आंदोलन किया। पुनिया खेड़ी डैम प्रस्तावित, जिसमें 14 गांव अनुसूचित क्षेत्र, ये तो है ही, ये है। और आपने ज्ञापन दिया, उसको भी फिर से उछाल रहे हैं, पुनिया खेड़ी डैम बनाएंगे, वो लोग कहाँ जाएंगे? इसकी भी उसमें 14 गांव संपूर्ण आदिवासियों ने विरोध दर्ज कराया था, फिर भी नोटिफिकेशन रद्द कैसे नहीं हुआ? ये तो 13(2) में भी हुआ है कि भाई अगर कोई सा कानून भी ऐसा बनता है तो अगर ग्रामीण विरोध कर देंगे तो शून्य हो जाता है, फिर भी आप रद्द नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दबाव आप पे इस प्रकार के होना ठीक नहीं है, क्योंकि आप एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है तो हम आप पे विश्वास करते हैं कि हमको न्याय बराबर मिले। अगर एग्जीक्यूटिव पावर का अगर विस्तार हुआ है तो इसमें किसी भी प्रकार से ग्राम सभा से कोई एनओसी नहीं ली गई। ये पुनियाखेड़ी वाले डैम में एनओसी नहीं ली गई महोदय। गाँव वालों को पूछ लीजिए, सरपंच, पुराने सरपंच भी बैठे हैं, नए सरपंच भी बैठे हैं और गाँव वाले भी बैठे हैं, ठीक है। एनओसी नहीं ली गई। अगर ली भी गई है तो किसी गाँव से, तो किसी ग्राम सभा के सदस्य को नहीं मालूम आता, ये फर्जी हुआ। अभी ग्राम सभा के प्रस्ताव संलग्न है, हमने लगाए हैं। पारंपरिक ग्राम सभा के प्रस्ताव भी जो संलग्न 25/6/2021 को निकाले गए आदेश में लिखा गया है कि किसी को कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा आपने उसमें दर्शाया गया। जबकि 5 जुलाई 2021 को 4000 लोगों के साथ विरोध दर्ज कराया था। इससे बड़ा आपत्ति क्या हो सकता है? तो उसका कोई परिणाम नहीं आया। मतलब ये सारे कहां कौन से कचरे के डब्बे में जा रहे हैं हमारे ज्ञापन। इसीलिए महोदय संवाद हमारा बन रहा है। आपके कार्यालय में सूचना का अधिकार लगाया गया, जानकारी मांगी गई। ये पिंटू भाई लगाई है, पिंटू मुनिया ने। क्षेत्र में दर्शाई गई शासकीय जमीन का मालिक कौन है? एसडीएम साहब जो सेलाना में नए आए थे, उनका नाम नाम नहीं जान पा रहा, उनको भी आरटीआई लगाई थी। तो ये आया कि दर्शाई गई अनुसूचित क्षेत्र में दर्शाई गई शासकीय जमीन का मालिक कौन है? तो जानकारी में आया कि हमको तो पता ही नहीं है। तो पता ही नहीं है तो तुम अधिकृत कर कैसे रहे हो? ये हमें समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। और आप बिना नहीं तो आप बिना ग्राम सभा के जमीन ले कैसे रहे हो? महोदय, अनुसूचित क्षेत्रों को भारत संविधान के अनुच्छेद 244(1) में परिभाषित किया गया है और अनुच्छेद 19